डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIMMI, ठीक है। एंड आई थैंकफुल ऑल टू ऑल रिसोर्स पर्सन हु ऑर्गेनाइज दिस webinar. I think this webinar is very important for all students who are participating this webinar. मेन चीज़ क्या है कि इस वेबिनार के थ्रू आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम होने वाली है। जैसे कि पहले की वेबिनार आपने अटेंड की हैं, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है। आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था। आपने ये सीखा था कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। आपने ये लर्न किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। बहुत कुछ चीज़ें आपने सीखी थी। तो आज के वेबिनार के थ्रू आप एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो। तो हम आज ये वेबिनार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, तो आज उनको कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। तो आई थिंक आप सभी लोग इंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग जो आपने सीखा होगा, और इस वेबिनार के थ्रू उस स्टडी को आपको ब्रशअप करने का मौका मिल रहा है। यानी देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, जब तक उसकी प्रैक्टिस ना हो या हमने उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट ना किया हो, तो वो चीज़ इतनी परफेक्ट हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन इस वेबिनार के थ्रू आप बहुत सारी कॉन्सेप्ट को आज एलोबरेट कर रहे हो। आप डे बाय डे डिफरेंट वेबिनार अटेंड कर रहे हो। तो आपके इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसके थ्रू आप बहुत कुछ सीख रहे हो। तो आपको अपने इंस्टीट्यूट के लिए, कॉलेज के लिए थैंक्सफुल रहना चाहिए। यानी IIMMI जो आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ला के ला रहा है, उन्होंने इतना इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया। आपके लिए डिफरेंट क्लासेस वो लगा रहे हैं। और खासकर जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, हम अपनी क्लासों में तो बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जब हम बात होती है कि हमसे कोई पूछता है, हमसे कोई क्वेश्चनराइज करता है, तो हम चीज़ों को अच्छे से एलोबरेट नहीं कर पाते हैं। तो मेन एडवांटेज है इस वेबिनार का कि आप इस वेबिनार के थ्रू अपनी कॉन्सेप्ट को एलोबरेट करने जा रहे हो। आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज की जो कॉन्सेप्ट है वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इज अ बैकबोन ऑफ कंप्यूटर साइंस। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको ये लगता है कि यार हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन एक लॉजिक नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम नहीं आते हैं तो अपने आप को आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी इंडस्ट्री में एंटर हो जाते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिल जाती है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। जो आपने स्टडी में सीखा है उन चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। लेकिन बट आप जब वहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप आप नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करते हो, आपने फर्स्ट स्टेप में काम किया, सेकंड, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में काम करोगे, लगेगा कि आज यार कुछ हमें प्रमोशन को हमने इतना अच्छा एफर्ट किया है और यार हम प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं है केवल आपने एक एप्लीकेशन बना दिया, अपना आपका वर्क कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इसके साथ साथ बहुत सारे लॉजिक पे भी काम करना पड़ता है। तो वो लॉजिक कैसे बनाओगे? आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे? उन सारी चीज़ों को आज हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के थ्रू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहीं भी जाओगे, आप कंप्यूटर साइंस की किसी भी एरिया में जाओगे, हर जगह आपको लॉजिक की डिमांड होगी, हर जगह आपको एनालिसिस की डिमांड होगी, हर जगह आपसे कहा जाएगा आप एक अच्छे पोस्ट पे आ चुके हो, आपने अपने पास्ट में इतना अच्छा वर्क एक्सपीरियंस लिया है, अपने वर्क को इतना अच्छा परफॉर्म किया है। अब बारी किसकी आती है? आप एक एनालिस्ट पोस्ट पर जाओ, वहां पे आपको बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। देखो, चीज़ें बनाना अपनी जगह, चीज़ों को आपने डेवलप कर दिया, अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। आपने अपने काम को आगे बढ़ाया, दैट्स गुड। लेकिन अब बात आती है कि हम एक टीम को क्रिएट करें, एक टीम वर्क को परफॉर्म करें, एज ए टीम में हम एक टीम को लीड करें। बहुत सारे लोग, जिस तरह से हमने वर्क किया है, बहुत सारे लोग हमारे अंडर में काम करेंगे, तो उस समय चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। हर एक जितने भी आपके टीम मेंबर हैं उनको एक वर्क असाइन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को गो थ्रू कर रहे हो, अपने आप को एक अच्छी पोस्ट पे ले जा रहे हो, तो उस समय बात आती है लॉजिक की, बात आती है एनालिसिस की। अभी तक तो आपने केवल एक छोटे से मॉड्यूल पे काम किया है, मॉड्यूल मिल गया है आपको, सारी रिक्वायरमेंट मिल गई है, आपने अपना काम आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे काम करना आता है, दैट्स इट। आपको सी आती है, आपने सी पे काम किया। अगर आपको कोई मॉड्यूल मिलता है, अगर आपने C++ लर्न की है, तो छोटा सा मॉड्यूल आया, आप प्लस प्लस पे काम किया।
आपको डॉट नेट आती है, आपने डॉट नेट पे काम किया, आपको जावा आती है, आपने जावा में काम किया। इसके अलावा बहुत सारी और भी लैंग्वेज है, पाइथन है, आपने पाइथन पे काम किया, दैट्स गुड। आपने और भी लैंग्वेज है, आपने डेटाबेस पे काम किया, आपने आपको सिक्वल आती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस पे भी काम कर लिया। इस तरह से आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर लिया। लेकिन बात आती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अभी तक तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल डिजाइन वे में मिल रही थी, आपको एक सॉल्विंग मोड में प्रॉब्लम आपको आपके पास थी, तो आपने इजीली उसके अकॉर्डिंग उसको कोड कर दिया, दैट्स इट, दैट्स गुड। आप अच्छे से आपने काम किया, वर्क परफॉर्म किया, आपका काम चल रहा है। लेकिन आप बात ये कि हम एक अच्छी पोस्ट पर भी अपने आप को फील करें, अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो अब वो चीज़ें कैसे पॉसिबल है जब आप एनालिसिस मोड में आ रहे हो, आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि कंपनी में कोई क्लाइंट आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो पहले तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास आ चुकी है। अब क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट भी वेल नोन है, अंडरस्टूड है। अब उसके बाद आप सभी रिक्वायरमेंट वेल अंडरस्टूड हो चुकी हैं, अंडरस्टैंडेबल मोड में आ चुकी हैं। अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है अपने रिसोर्स की, रिसोर्स जो आपके पास आपके कंपनी में रिसोर्स अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास अवेलेबल है, उनसे रिक्वायरमेंट को मैच कराना। अगर देखिए आपके पास जितना रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जो हमें सैलरी मिलती है, उन्हीं सैलरी के अकॉर्डिंग तो अपने घर का बजट हम बैलेंस करते हैं। अगर हमारी सैलरी कम है और बजट हमारा घर का बजट, हमारा एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा है, तो मिसमैच हो जाएगा, यानी हमारी जो गाड़ी है सही प्लेटफॉर्म पर ट्रैक नहीं करेगी। तो इसके लिए हमारे पास जो अर्निंग है, सोर्स ऑफ अर्निंग है, और जो हमारे पास एक्सपेंसेज है, दोनों में एक मैचिंग तो होनी चाहिए। यानी आपने एनालाइज किया होगा ना कि जितना आपको मिल रहा है, क्या उतना आप अपने बजट को फ्लो कर पा रहे हो? क्या अपने बजट को आप बैलेंस कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक गलत चीज़ है, कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए ड्रॉबैक आ जाता है। तो क्या होता है, जैसे उसी तरह से जब आपके पास रिक्वायरमेंट आती हैं, और जो अब रिक्वायरमेंट तो तभी आप कंप्लीट करोगे जब उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स अवेलेबल होंगे। उतने रिसोर्स हमारे पास है नहीं है, तो इसका मतलब हमने वो प्रोजेक्ट तो ले लिया है, लेकिन उसको हम बना नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज को कौन देखेगा? रिसोर्स को कौन मैच करेगा? आपने तो अब तो एज ए डेवलपर आपने काम किया है, आप चाहते हो कि आज हमें एक अच्छी प्रमोशन हो जाए, एक अच्छी चेयर मिल जाए, लेकिन चेयर पर जाने के लिए आपको इन चीज़ों को तो हैंडल करना पड़ेगा, इन चीज़ों को तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। कैसे करोगे? एक प्रॉब्लम को सॉल्व जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, आप चीज़ों को बना कैसे पाओगे? यानी प्रॉब्लम को आपको एनालाइज करना है, उसे सॉल्व करना है, तो वो कहाँ से आएगा? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। सभी लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने डीएस आपको नहीं आती है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओ, करोगे, लेकिन ये हर एक चीज़ की लिमिट होती है, हर एक चीज़ का सिनारियो होता है। जब हम एक सिनारियो से दूसरे सिनारियो की ओर मूव करते हैं, तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है? तो उस चीज के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पढ़ना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने देखा होगा कि आपने सुना तो है बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, सभी ने सुना होगा, सबके ड्रीम होते हैं, जितने भी लोग बीसीए एमसीए बीटेक ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, सबका ड्रीम होता है हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाएं। तो पहली चीज आपको ये मालूम चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं, वो कितने कैटेगरी में होती हैं। आपने बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा, बहुत सारे बुक्स को में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे अथर्स की बुक्स आपने पढ़ी होगी, आपको बहुत कुछ मालूम पड़ा होगा। तो बेसिकली वहाँ पे अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज की, तो बेसिकली कंपनी अगर देखोगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरी मिलेंगी, लेकिन जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे दो कैटेगरी ही आपको समझ में आ रही हैं, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड और दूसरी होती है सर्विस बेस्ड। बहुत सारी देखोगे, लेकिन बेसिकली जब आप उनको कंक्लूजन निकालोगे, उनको समराइज करोगे ना, तो वो कंपनी आपको दो कैटेगरी में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी हमारी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। समझ में आ गया आप सभी लोग को? जो फर्स्ट कैटेगरी कंपनी है, आप भी कंपनी में जाओगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी। पहले से ये मालूम होना चाहिए कंपनी किस बेस पे है, ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है या कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी। दूसरी कौन सी होती है? सर्विस बेस्ड कंपनी। अब प्रोडक्ट बेस्ड क्या होती है? आपने सुना माइक्रोसॉफ्ट, जैसे आप फॉर एग्जांपल जिस प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ये वेबिनार ले रहे हो, ये
इसके आगे MS लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट लिखा है ना, तो एक प्रोडक्ट है जिसे हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और बहुत सारे मार्केट में यूजर उसे यूज कर रहे हैं। इसी तरह से और भी लोग हैं, आपने सुना होगा ऑरेकल का नाम सुना होगा। ऑरेकल का अपना प्रोडक्ट है, डेटाबेस है, लोग उसे यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। इसी तरह आपने IBM सुना होगा। IBM का बहुत मार्केट में नाम है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम है, ऑरेकल का है। उनके मार्केट में अपने अपने प्रोडक्ट हैं। IBM की बहुत सारी आपने देखा होगा कंप्यूटर मशीन भी आती हैं, देखा होगा, काफी हार्डवेयर भी आपने यूज किए होंगे। तो कहने मतलब ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मार्केट में इनके प्रोडक्ट आ रहे हैं, लोग इनको यूज कर रहे हैं। इसके बिहाफ पे जब ये अपने प्रोडक्ट पे काम करते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे डेवलपर को इनको हायर करना होता है, तो उन्हीं में से जब आप अपने आप को कंपनी में रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरह से कंपनी आपको हायर करेगी, यानी आपको भी किसी ना किसी प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। ये कंपनी जब आपसे इंटरव्यू लेगी तो उनके अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछ भी सकती है कि किस तरह से आपने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करोगे, जब माइक्रोसॉफ्ट में जो लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म होता है बेसिकली .NET होता है, आपने सुना होगा। C# आपने सुना होगा, विजुअल बेसिक आपने सुना होगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के का की जो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म हो गए। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का अपने डेटाबेस प्लेटफॉर्म भी नाम सुना होगा, SQL सर्वर। SQL को नॉर्मली बहुत से लोग सिक्वल के नाम से प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होना। तो सिक्वल बोलो या SQL बोलो, बात एक ही है। तो जो आपने सिक्वल सर्वर आपने सुना डेटाबेस में, जब आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करोगे, कहाँ ये किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का है। इसी तरह से एक तो होगी हमारी बेस। अब प्रोडक्ट बेस के बारे में भी आपने अच्छे से जान लिया है कि प्रोडक्ट बेस कंपनी कौन कौन सी है, ठीक है। आपने सुन लिया, माइक्रोसॉफ्ट भी है आपके सामने, ऑरेकल भी है, IBM भी, इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां होंगी, वो आप एक बार इस चीज पे वर्क करना। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको मालूम हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल एंड IBM। इसी तरह से और भी कंपनी एक्सेट्रा। अब बात हो रही है सर्विस बेस्ड कंपनी की। सर्विस बेस्ड क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अब सर्विस क्या होती है? आपने तो समझ गया माइक्रोसॉफ्ट, IBM और ऑरेकल के बारे में लिया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब बात हो रही है सर्विस बेस्ड की। सर्विस बेस्ड कंपनी कैसे आप जानोगे कि ये कौन सी कंपनी है, ये सर्विस बेस्ड है? आप सिंपल सा मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। सर्विस बेस्ड कंपनी होती क्या है? क्या होती है सर्विस? फॉर एग्जाम्पल से आप कोई बिजनेस मैन हो, आपका कोई वर्कशॉप है या अच्छा खासा बिजनेस है आपका। आपको, आप चाहते हो कि अभी तक आप ऑफलाइन में काम कर रहे थे, आप चाहते हो उन्हीं बिजनेस को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करो। जब आप उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करोगे तो क्या डिमांड होगी? आपको डिमांड होगी और एक वेबसाइट की, एक एप्लीकेशन की, एक सॉफ्टवेयर की। आप, यानी आप अपने वर्क को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना जा रहे हो, तो लॉन्च कर तो रहे हो, लेकिन ऑनलाइन में लोग कैसे आपको जानेंगे? आपके प्रोडक्ट को कौन देखेगा कि आपके जो आपका बिजनेस है, आपका वर्कशॉप है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, वो लोग कैसे जानेंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो आपके पास आएंगे, जहां आपका ऑफिस है वहां पे आपसे पूछ लेंगे। ऑनलाइन का मतलब ये तो नहीं होता। ऑनलाइन होता है कि जो पर्सन है, जो यूज कर रहा है, जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ और मुझे अगर मान लो देखना है अमेजोन के बारे में, उससे कोई मुझे ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाना है, तो मैं उसकी वेबसाइट पे जाऊंगा ना। वहाँ उसके वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी होंगी उन पे मैं क्लिक करूंगा, उनको देखूंगा, और अगर पसंद आएगी तो मैं कार्ट में ऐड करके और उसे बुक कर दूंगा, और फाइनली परचेज जब करूंगा तो मेरे पास वो मेरे घर पे डिलीवरी हो जाएगी उसकी। तो ऐसे ही अगर आपका कोई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, आगे लॉन्च करना चाह रहे हो, तो बेसिकली एक चीज आती है आपके सामने। वो क्या आती है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर हो, एक ऑनलाइन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एडमिशन लेते हो, आपको अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आप फॉर एग्जाम्पल आप रहते हो क्या कहते हैं, ईस्ट दिल्ली में, ठीक है, या दिल्ली के किसी भी एरिया में रहते हो, और आपको बैंगलोर जाना है। तो आप बेसिकली बैंगलोर तुरंत तो जाओगे नहीं कॉलेज देखने के लिए, आप उनकी वेबसाइट देखोगे, आप उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो अब इंडिया के किसी कोने में या किसी जगह कोई भी स्टूडेंट रहता है, उसे दिल्ली में अगर IIM में एडमिशन, सिंपल उसकी वेबसाइट पर तो जाएगा, उसके पोर्टल पर जाएगा। तो कहने मतलब है कि अगर आपका कोई बिजनेस है, तो अगर आप उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना जा रहे हो, तो आप किसी ना किसी कंपनी से कांटेक्ट तो जरूर करोगे। वो कंपनी से आप कहोगे कि यार मुझे एक वेबसाइट बनानी है, एक एप्लीकेशन बनानी है, जिससे मेरे रिगार्डिंग जो क्लाइंट्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, वो मुझसे कनेक्ट हो सकें, वो ऐड हो सकें, और मेरे प्रोडक्ट को सर्व कर देख सकें, सॉरी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। तो
अब वो जो कंपनियां जो आपकी वेबसाइट बना रही हैं, वो आपकी वेबसाइट बनाएंगी, वो कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं बना रही है, वो कंपनीज आपके लिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने उन्हें बताया है, उसके अकॉर्डिंग वो एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर, या जो आपकी रिक्वायरमेंट एज यू विश, जो आप एक वेबसाइट बनवाना चाहते हो, वो बना रही है। उनकी अपनी रिक्वायरमेंट नहीं, वो आपको सजेस्ट कर सकती हैं, लेकिन फाइनलाइज किसे करना है आपने, कि हाँ मेरी इतनी रिक्वायरमेंट। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आ रही है तो उनके पास डेमो होते हैं, बहुत सारी डमी वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वो आपकी अपनी डमी वेबसाइट और एप्लीकेशन आपके सामने आएंगे, आपको पसंद आएगा, वैसे एक एक लेआउट आपको वो दिखा देंगे, उस लेआउट के अकॉर्डिंग आप उनसे कह दोगे कि हाँ मुझे ये वेबसाइट बनवानी है, फिर वो क्या करेंगे, वो वेबसाइट बना देंगे, सिंपल सी। और वो वेबसाइट एप्लीकेशन आप जब उसे सर्वर पे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो लोग उसे देखेंगे, उसके बाद बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं, बहुत सारे मेंटेनेंस आता है, पोस्ट में इम्प्लीमेंटेशन आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो सर्विसिंग कौन करेगा, जिस कंपनी ने अपनी वेबसाइट बनाई है, या सेकंड कंपनी से भी आप करा सकते हो। तो कंपनियां जो आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेबसाइट या एप्लीकेशन बना रही हैं, उन कंपनियों को, यानी एक तरह से आपके प्रोडक्ट के लिए वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, दैट दैट कंपनीज आर कॉल्ड सर्विस बेस्ड कंपनीज। सिंपल सी बात है। तो आपको आज इस वेबिनार के थ्रू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या पड़ी, कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाते हैं तो उन सॉफ्टवेयर कंपनी की कितनी कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी आपको समझ में आ गई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। दूसरी कैटेगरी आपको समझ में आ गई, सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है, अब देखिए, अब सर्विस बेस्ड कंपनी एग्जांपल तो आपको आनी चाहिए। अगर अगर आपको एलोबरेट करना आता है तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, ये चीजें हमें क्लियर है, हमें इनके बारे में अच्छी से नॉलेज है। लेकिन अब आपको ये इनके एग्जाम्पल तो आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये जान लिया कि आपसे पूछा कि अच्छा बताइए प्रोडक्ट, अच्छा बताइए मिस्टर लोकेश, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, सर बहुत सारे मार्केट में, उनमें से एक नाम आप बता दो कि माइक्रोसॉफ्ट है। अरे वेरी गुड, आपको तो अच्छे से नॉलेज है, यू आर सिलेक्टेड, यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन, ये लीजिए आपका ऑफर लेटर है। तो इस तरह से आप मार्केट में जाते हो और आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करता है और आप उसका आंसर देते हो, दैट्स गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से और भी लोग हैं, मान लीजिए मिस्टर आनंद है, वो कंपनी उनका उन्होंने आईबीएम में अप्लाई किया, उनके पास इंटरव्यू का लेटर भी आया। जब उन्होंने टेलीफोनिक राउंड किया, उनसे पूछा कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का नाम बताइए, आपने कह दिया हाँ ठीक है आईबीएम, तो वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, दैट्स गुड। अब बात हो रही है सर्विस बेस्ड कंपनी की। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका कोई बिजनेस है, वर्कशॉप है, आपने उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करना है, तो आप किसी कंपनी से कांटेक्ट करोगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का डेवलप हो गया, वो जिस कंपनी ने डेवलप किया है और जो उसके रिगार्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही है एज पर योर फीडबैक, तो उन कंपनी को बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सिंपल से एग्जाम्पल है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपने सुना होगा, टीसीएस हो गया, एक्सेंचर है, बहुत सारी कंपनियां हैं। इसी तरह से आप देखोगे जो जो कंपनियां सर्विस बेस्ड वर्क करती हैं उन्हें बोलते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज। यानी अब इसके बाद, अब ये भी, अब जो ये अकेले सारा काम तो करेंगे नहीं, इनके पास भी बहुत सारे वर्क होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, तो इनको भी तो डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी, इनको भी तो डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो डेवलपर के लिए किसको हायर करेंगे, जो आप जैसे ग्रेजुएट हो रहे कंप्यूटर साइंस में, आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आ रहे हो मार्केट में, जिनका अच्छी नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं जब वो बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पहुंचते हैं, तो कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो मेन चीज होती है उस समय एट द टाइम ऑफ, तो आप उन क्वेश्चन को आपको आंसर करना पड़ेगा। तो इस वेबिनार के थ्रू इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज मिलती है। हालांकि जितना हो सके हम लोग आपको उतना प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बराबर वेबिनार अटेंड करते रहो। बहुत सारे वेबिनार हर जगह होते रहते, बहुत सारे वेबिनार होते रहते हैं, तो आप अटेंड करते रहो, कुछ आप भी रिसर्च करो। ऐसा नहीं कि केवल आप इस पर डिपेंड हो जाओ, इसके अलावा आप अपने आप देखो,
कि आज हाँ इस वेबिनार के थ्रू सर इतना बताया है, इतनी सारी चीजें हमें मिली हैं, इसके अलावा हम अपने आप अपने सेल्फ वर्क क्या कर रहे हैं, हमारी सेल्फ स्टडी कितनी स्ट्रांग है। सिंपल तरीका होता है कैसे हम इन टॉपिक को सीखें। जैसे देखो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये अपने टॉपिक अपने इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सारे टॉपिक पढ़े भी होंगे। डेटा स्ट्रक्चर के आपने पढ़ा होगा, स्टैक पढ़ा होगा, आपने क्यू पढ़ा होगा, लिंक लिस्ट पढ़ी होगी, ट्री, ग्राफ, बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे। तो सब टॉपिक से तो टॉपिक आपको आते भी हैं, लेकिन बेसिकली मतलब क्या होता है, टॉपिक को कैसे हम एनालाइज करें, इन टॉपिक से हमें कैसे हम लर्न करें। एक्चुअली इन टॉपिक का मतलब क्या होता है रियल लाइफ में, इन चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो रियल लाइफ में इन चीज़ों का मेन मतलब होता है कि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है। अब जिस जिस तरह से अगर कंप्यूटर में आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, ये कंप्यूटर में आपको कोई प्रोडक्ट बनाना हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई एप्लीकेशन बनानी हो, या कोई प्रोग्राम बनाना हो, तो आप कैसे चेक करोगे कि कंप्यूटर उतना अच्छा काम करेगा। देखो आपने तो काम वर्क कर दिया, बना लिया, आपने पर्टिकुलर लैंग्वेज से कोड कर दिया, जब उसे आप एग्जीक्यूट करने की बात आएगी, जब उस एप्लीकेशन को आप एग्जीक्यूट करोगे, तो आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम उसे कितना फास्ट एग्जीक्यूट करेगा और उसे कितनी की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा ना हो कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया और उस जब उसे एग्जीक्यूट कराने की बात आई तो सिस्टम हमारा बिजी हो गया, हमारा हैंग कर गया, उतनी मेमोरी अवेलेबल नहीं हो पाई, सिस्टम उतना टाइम नहीं दे पाया। यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेम टाइम में आपने एग्जीक्यूट कराए, लेकिन वो सभी इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। क्यों? सिस्टम हमारा थोड़ा स्लो था और एप्लीकेशन थोड़ा सा हैवी था। तो आपको ये मैच तो करानी है, यानी आपके पास जो रिसोर्स थे, आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर दे दिया, जब क्लाइंट उसे एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी मशीन भी उसी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उस मशीन का हार्डवेयर इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। आप उस मशीन का हार्डवेयर जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया, क्या उसे मैच कर रहा है? अगर मैच नहीं कर रहा, आपका हार्डवेयर क्लाइंट हार्डवेयर लो हो गया, तो इसका मतलब क्लाइंट क्या करेगा, वो कहेगा कि यार ये सॉफ्टवेयर तो हमारा इतना फास्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो सोचेगा सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। तो आपको जितनी आपके पास रिक्वायरमेंट होती है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर से आप मैच कराना चाहिए। वो कैसे मैच कराओगे? अपने लॉजिक के थ्रू, अपनी एनालिसिस पावर के थ्रू। इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर एनालिस्ट। यानी जो चीज़ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उनको अपनी रिसोर्स अवेलेबल है उनसे मैच कराएगा। अगर वो हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल रिसोर्स, यानी हम उन चीज़ों को बना पाएंगे, दैट्स इट। तो कहने मतलब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, टॉपिक पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉपिक के साथ साथ उस चीज का मतलब भी समझना है कि आने वाले समय में ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको स्टैक भी अच्छे से आता है, अपने अपने कॉलेज लाइफ में स्टैक पढ़ा होगा, स्टैक भी समझ में आता है। देखो ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का मेन कंक्लूजन पॉइंट क्या आ गया, जब आप एक सिनारियो पे काम करने जाओगे, आपने कुछ साल तो अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम को कोड की, अच्छी बात है, लेकिन जब बात होती है कि हाँ आप उस और आगे बढ़कर जाओगे, तो आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ने प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी है, आपको केवल उसमें कोड करना, ऐसा नहीं है। वो टाइम आप अच्छे से एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में और आपने के थ्रू उस असाइनमेंट को पूरा कर लिया है, उस टाइम को अच्छे से आपने स्पेंड कर लिया है, और आप एक बेस्ट प्रोग्रामर भी बन चुके हो। लेकिन आपको इस बेस्ट प्रोग्रामर के सिनारियों से और बेस्ट बनना है, तो बनने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका लॉजिक क्लियर होगा, आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं लोग कहते हैं कि नहीं, हाँ डेटा स्ट्रक्चर नहीं आया तो आपको जॉब नहीं, जॉब मिलेगी, लेकिन हर एक चीज़ की लिमिट होती है, हर एक चीज़ का सिनारियो। अब बात होती है, ये तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी किस कैटेगरी की होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का मेन मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम उसे क्यों बैकबोन मानते हैं। डेवलपर के लिए एक प्लस पॉइंट होता है, उन्हें डेटा स्ट्रक्चर आता है, लोग कहते हैं हाँ इस डेवलपर का लॉजिक अच्छा है, इसे अच्छी पोस्ट पर प्रमोट कर दो, क्योंकि ये अपनी लाइफ के लिए सॉरी, ये अपनी लाइफ के लिए बहुत अपनी लाइफ के लिए बहुत सिंसियर है, अपने करियर के लिए, अपने काम के लिए बहुत डिजर्व है,
ठीक है। इस अब देखते हैं जो नेक्स्ट हम लेवल पे इस एम्प्लॉय को ले जा रहे हैं, तो वहां पे कितना अपने आप को ये परफेक्ट फील करता होगा। ठीक है, चलिए ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखेंगे कि ये देखो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब आपको ये देखना कि डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके भी देख लेते हैं, इंटरनल चीज हालांकि आपको आती है, अपने कॉलेज लाइफ में चीज पढ़ी भी होंगी, उन टॉपिक को भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे सबसे देखिए, आप जब भी डेटा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग करते हो ना, तो सबसे मेन चीज क्या होती है, डेटा से होती है। जिस पर आजकल फाइट हो रही है, सभी सॉफ्टवेयर कंपनी बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है वो भी डेटा को चाहते हैं, जिसके पास जितना ज्यादा डेटा आ जाता है ना, कहते हैं हाँ बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान हो गया, बहुत रिच हो गया। क्यों? हर इंसान के पास डेटा, अगर मान लो आपके पास भी बहुत सारा डेटा आ गया, आप भी सोचोगे यार अब हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये इतनी सारी डेटा हमारे पास आ चुका है, इनके थ्रू हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डेवलप कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पे हम डिसीजन भी ले सकते हैं। डेटा अभी आने वाला वेबिनार होगा, तो आने वाला जो वेबिनार होगा हो सकता है वो भी हो, यानी डेटा की रियल स्टोरी भी बताई जाए कि डेटा की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कितनी डिमांड है। ठीक है, तो डेटा तो आप समझ में आ गया, डेटा का मतलब कुछ नहीं होता, फैक्ट रॉ मटेरियल्स होता है, फैक्ट होते हैं जिनको बाद में हम प्रोसेस करते हैं और उन्हें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब बात हो रही है स्ट्रक्चर की। आपको अपने कॉलेज लाइफ में सीखा होगा, अपने एकेडमिक कैरियर में आपने सीखा होगा, प्रोफेशनल कैरियर में आपने सीखा होगा, प्रोफेशनल एकेडमिक कैरियर में सीखा होगा कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। यानी डेटा स्ट्रक्चर इक्वल टू डेटा प्लस स्ट्रक्चर। यानी सिंपल सी बात क्या है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं क्यों डेटा स्ट्रक्चर की इतनी डिमांड है। क्योंकि जितनी भी आजकल सॉफ्टवेयर बनते हैं, जितनी एप्लीकेशन बनती हैं, जितने भी बड़े बड़े वेबसाइट या वेब पोर्टल बनते हैं, देखिए दो चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, स्पीड और मेमोरी। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी वैकेंसी के लिए किसी गवर्नमेंट पोर्टल पे या किसी पोर्टल पे जॉब निकली है, फॉर एग्जाम्पल आपको यूपीएससी या अदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आप उनके लिए क्वालिफाई करना चाहते हो, लेकिन क्वालिफाई तभी करोगे जब आपने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप सीधे वहां पे उस पर्टिकुलर कॉलेज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ओर नहीं जाओगे, आप सीधे उनके वेब पोर्टल पर जाओगे। आपने वेब पोर्टल पर जाके उस चीज के बारे में देखा, अपना प्रोफाइल बनाया और अप्लाई किया। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग अप्लाई करते होंगे। जब बहुत सारे लोग उस वेब पोर्टल पे अप्लाई करते तो कहीं ना कहीं सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता होगा। अब बात यहाँ पे आ रही कैपेबिलिटी की। जिस सर्वर पे ये वेबसाइट रखी गई है, हो सकता है वेबसाइट बहुत हैवी हो, जिस डेवलपर ने बनाई बहुत ज्यादा हैवी हो, सर्वर उसके अकॉर्डिंग इतना कंफर्टेबल ना हो, तो क्या होगा, उस पर ऑन द स्पॉट एक्सेस करेंगे, लाखों लोग उस पर एक्सेस करते हैं, तो क्या होता है कि वेबसाइट के थ्रू सर्वर पे लोड पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो वेबसाइट अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। नतीजा क्या निकलता है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, वेबसाइट यार सर्वर बहुत स्लो हो गया। तो अभी तो आपके पास जब भी आप फॉर्म भरते हो नीचे लेके आता है अवॉइड लास्ट डेट, या जब भी ये है कि डेडलाइन, इस तरह से होता है ना कि लास्ट डेट जब भी फॉर्म भरना हो उससे पहले ही अपने फॉर्म को आप अप्लाई कर दो, जिससे आपको क्राउड से पहले ही आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर दोगे, तो इस तरह से आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप चीजें वो एक्सेस नहीं हो पा रही ना, सर्वर पे लोड पड़ गया है। तो कहने मतलब हमें उन सब चीजों को देखना है कि अगर हम ये लोग इतने सारे इस पर एक्सेस करेंगे, अगर ये हैवी हो जाती है तो उस हैवी से उस वेबसाइट को कैसे डिफेंस करना है, तो उसके लिए लॉजिक कौन बनाएगा, आप ही तो बनाओगे, क्योंकि आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। इंडस्ट्री में ही डिमांड है, आजकल बड़े बड़े टॉपिक आ रहे हैं, आपने देखा हो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्लाउड कंप्यूटिंग, आने वाला वेबिनार भी रखा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नॉलेज से आप गो थ्रू हो गए, आप डेटा के बारे में पढ़ोगे, आपने सुना होगा बिग डेटा, अभी तक तो आप डेटा पढ़ रहे थे, आने वाले समय में आप देखोगे अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है बिग डेटा पे। बिग डेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका भी ड्रीम होता है, आपने सुना भी होगा बिग डेटा क्या होता है, डेटा तो पढ़ रहे हो, लेकिन अब बिग डेटा का नंबर आ रहा है। डेटा साइंटिस्ट बहुत डिमांड है डेटा साइंटिस्ट की। तो सारी चीजें किस पर डिपेंड है, छोटे सा पॉइंट है, 4 अल्फाबेट का पॉइंट है, डेटा, DATA मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसके पास डेटा की नॉलेज है ना, वो लाइफ में तक जा सकता है, क्योंकि आजकल सारा काम डेटा पे हो रहा है। अब बात हो रही डेटा प्लस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मैं सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर का।
आपके घर में छोटी सी अलमारी है, आपके घर में छोटी सी अलमीरा है। अब सामान बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? इतने सारा सामान को आप उन छोटी सी अलमीरा में कैसे रखोगे? अगर ऐसे ही रख दोगे तो आने वाला, जब ऐसे ही आप रख दोगे तो कल को आपको फ्यूचर में किसी सामान की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे? इसका मतलब आपको ढूंढना, आपको सर्च करना पड़ेगा, यार इधर रखा है, इधर रखा है, इधर रखा है। इसका मतलब तो सर्च तो डेटा तो आपको, वो चीज, सामान तो आपको मिल जाएगा, वो डेटा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपका जो एक्सेसिबिलिटी टाइम, डेटा को जो एक्सेस करने में आपको 1 सेकंड लगना चाहिए, 10 सेकंड लगनी चाहिए, या 1 मिनट लगना चाहिए, अब वो आपका मिनट्स में काउंट होता जा रहा है। यानी 1 मिनट से बहुत ज्यादा हो सकता हो 1 आवर में कन्वर्ट हो जाए। तो कहने मतलब आपका वर्क तो होगा, वो वर्क जिस टाइम में होना चाहिए उस टाइम में ना होके ज्यादा टाइम रिक्वायर कर रहा है। इसका मतलब इसे बोलते हैं सिस्टम हमारा प्रोसेस तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन सिस्टम देर से कर रहा है। तब तक देखते ना, जब भी हम कोई भी, हमारा सिस्टम बहुत स्लो होता है, या मेमोरी कम होती है, या प्रोसेसिंग स्पीड नहीं होती है, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्लिक करते हैं तो वो गोल गोल घूमता है। हम कहते हैं यार ये अभी जैसे फोन आया, हाँ आपने वो एप्लीकेशन ओपन कर ली, अभी नहीं, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है। तो हम लोग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में अभी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर उसने फोन किया, अरे 1 मिनट तो हो गया, अभी तक आपने एप्लीकेशन ओपन नहीं की। सर हो रहा है, उसमें थोड़ी मेमोरी स्लो है। तो कहने मतलब क्या है, इस मेमोरी स्लो का अब ये नहीं चलेगा। सिस्टम स्लो चल रहा है, ये भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। सिस्टम डिले हो रहा है, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपके में नेट स्लो है, ये भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक एक्सपर्ट बन चुके हो। नहीं बने हो तो बनना पड़ेगा, आपको अपने लॉजिक को अच्छा करना पड़ेगा। यानी एक अलमीरा में इस तरह से सामान को रखना पड़ेगा, प्रॉपर इंडेक्सिंग, कि ये सामान इस रैक में है, ये सामान इस रैक में है, ये सामान इस रैक में है। जैसे ही हमें मालूम पड़ेगा हाँ इस रैक में, मुझे इंडेक्स की मेरे पास है, मुझे मालूम पड़ा कि मुझे ये सामान लेना है, ये रैक नंबर 1 में है, तो आप सीधे 1 में, और 1 में सामान को एक्सेस कर लोगे। दैट इज कॉल्ड आपका सामान। यानी देखो आपको टाइम भी नहीं लगा, आपको मालूम पहले से यहाँ रैक नंबर 1 में सामान रखा है, आप तुरंत तुरंत उसको आपने पिक किया और तुरंत उसको आपने एक्सेस। का कंक्लूजन क्या निकला कि आपका एक्सेसिबिलिटी टाइम बच गया। तो यही तो डेटा स्ट्रक्चर है, यही तो एल्गोरिदम है। यानी एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करना कि इजिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। भले आप कॉलेज लाइफ में बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए, स्टैक आपने पढ़ लिया है, आपने क्यू पढ़ लिया है, आपने लिंक लिस्ट पढ़ ली है, ट्री पढ़ लिया है, ग्राफ पढ़ लिया है, सर्चिंग सॉर्टिंग, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं आ रहा है। तो कहने मतलब है, ये देखिए, जैसे हम जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया बाहर होते हैं। बैक्टीरिया तो आप खत्म ही नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये तो कर सकते हो ना कि वो बैक्टीरिया हमारे शरीर को हार्म ना कर सकें, इफेक्ट ना कर सकें। तो आप कुछ डिफेंस कवर यूज करते हो ना, कहते हैं ना फिक्स कॉज नॉट द सिम्टम। आपके सामने इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिक्स द कॉज नॉट द सिम्टम। ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी इस वेबिनार के थ्रू आपने ये चीज अच्छी से पढ़ ली है, फिक्स द कॉज नॉट द सिम्टम। आप क्या करो, जैसे आपके बाहर गए हो, बहुत सारे बैक्टीरिया अटैक किए, आप एक एक बैक्टीरिया को, एक एक बैक्टीरिया से अपने आप को फाइट कर रहे हो, नहीं। आप इस तरह से कवर बनाओ ना, आपको कवर लेके चलोगे, जैसे बाहर निकलोगे तो बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज इतनी, जैसे आज ये पैंडेमिक सिचुएशन है, देखते हो बहुत सारी और सर्कमस्टांसेज हैं, तो सिंपली आप क्या करते हो, प्रिकॉशंस लेते हो। आप मार्क्स, सिंगल डबल मार्क्स लेके चलते हो। आप देखिए, अगर विदाउट मार्क्स जाओगे तो उससे क्या इफेक्ट आता है, और डबल मार्क्स बन गया तो उससे क्या इफेक्ट आता है। तो कहने मतलब है कि आप अपने लॉजिक को इतना स्ट्रांग कर लो, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी है आप उस सॉल्व कर सको। तो इस टॉपिक का आज डेटा स्ट्रक्चर में आपने काफी कुछ सीखा है। आज आपको मालूम होगा एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की कितनी इंपॉर्टेंस है। टॉपिक अच्छी बात है, सिलेबस पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उस सिलेबस का जो रियल मीन्स होता है, जो मतलब होता है, वो आपको आना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का सॉफ्टवेयर मतलब ये होता है कि अपने लॉजिक को बिल्डअप करना, अपने लॉजिक को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि कोई भी प्रॉब्लम आए आप इजिली हंसते हंसते उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आज के आई थिंक आपके आज
थ्रू आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कि आपको इन चीज़ों को है, तो आने वाले वेबिनार में आप बहुत कुछ चीज़ समझ भी सकते हो। तो फिर नेक्स्ट वेबिनार में हम उन चीज़ों को देखेंगे भी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार और आई होप आपने बहुत कुछ किया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वेबिनार में भी आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके, है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।